ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल वी वर डूइंग विद वी स्टार्टेड विद इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? regain its रीगेन इट्स, राइट, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी बॉडी को उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो रीगेन करने की कोशिश करता है, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से करता है? दैट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। और अगर रीगेन नहीं करता, जैसे क्ले होती है, क्ले है ना, या गूंधा हुआ आटा है, तो उसको अगर हम प्रेस कर देते हैं तो वापस नहीं आता ना, है ना, दैट इज प्लास्टिसिटी, राइट, दैट इज प्लास्टिसिटी। रीगेन ना करने की क्षमता, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी, राइट। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फोटो में भी कल देखा था कि अगर इधर हमने फोर्स बनाई, एक इधर फोर्स हमने अप्लाई की, तो ये ऐसे अंदर को डिफॉर्म हो जाएगा और वापस छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सी? डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। जब उसको छोड़ेंगे तो वापस रीगेन कर लेगा, लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस मॉलिक्यूलर लेवल पे रह जाती। ठीक है जी। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका कॉज है, इलास्टिसिटी का जो रीजन है वो है क्या? क्या होगा? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, हाँ कि ना? वो वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर, जो उसके साथी मॉलिक्यूल्स हैं, आसपास के जो उसके दोस्त हैं, वो उसको अपनी पोजीशन पे वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसको लेके आ रहे हैं, रिपल्शन के कारण। ठीक है। नहीं मतलब रिपल्शन बोल लो या अट्रैक्शन बोल लो, इट यहाँ पे ये चीज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर कहीं से रिपल्शन मिल रही है, कहीं से अट्रैक्शन मिल रही है, डिपेंड ऑन है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन से आसपास है। NaCl है ना, तो वो रिपल्शन अट्रैक्शन होगी, कुछ और है तो रिपल्शन होगी, डिपेंड करता है, राइट। तो इट इज अरेंज्ड इन सच अ मैनर, कोई भी पार्टिकल, पेन है, कुछ भी है, अब पेन है तो मेरे टेबल पे पड़ा है, वो पेन हिल नहीं रहा ना, कभी पतला कभी मोटा नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जहां हैं वही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे दोस पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, राइट कुशल? यस सर। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो वापस अटेन कर लेंगे, अटेन कर लेगा वो ड्यू टू दोस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे इसमें कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। When the deforming force is removed, when the deforming force is removed, the atoms या फिर molecules try to regain their original configuration due to the intermolecular forces by the neighboring molecules, which bring it to the equilibrium position again.
ठीक है, तो रीजन क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या perfectly elastic material. The body which regains its original configuration completely when deforming force is removed, उसको परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। लेकिन ऐसी कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती जो बिल्कुल 100% रीगेन कर ले। सर हाँ जी। जो स्टील है, अगर हम उस पे हैंड के साथ फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म तो होगी, डिफॉर्म होगी, है ना सर? तो बिल्कुल। अगर आप कह रहे हो कि कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, तो स्टील के मॉलिक्यूल्स में भी मतलब चेंज आएगा हैंड की बिल्कुल फोर्स ना, से? कल मैं यही बता रहा था क्लास में कि हमें ये चीजें जो हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखती, इसमें जो चेंजेस आते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं देख सकते, राइट? हैंड की फोर्स तो इतनी कम होती है, वो स्टील के मॉलिक्यूल्स को मतलब कर सकती है एग्जैक्टली, डिफॉर्म? ऑब्वियसली। देखो, अब यहाँ पे कल सिमर भी यही पूछ रही थी कि सर स्टील तो बिल्कुल इलास्टिक नहीं है। एक चीज बताओ मुझे, जो इलास्टिक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक बॉडी? जो क्या हो? तो जब डिफॉर्म करे तो वापस आ जाए, ये अपनी शेप को रीगेन कर ले, रीगेन कर ले। जो डिफॉर्म करने के बाद रीगेन कर ले, या जो ज्यादा खिंच जाए, जैसे घरों में इलास्टिक होता है ना? जो ज्यादा खिंच जाए होगा फिर। ज्यादा खिंच भी जा सकता, रीगेन भी कर ले। ये सिर्फ देखो, टेक्निकली इलास्टिक बॉडी वो होती है जो ज्यादा रीगेन कर ले। ठीक है, ज्यादा खिंच जाए उसका लेना देना नहीं है इलास्टिक बॉडी से। ठीक है, जो वापस आ जाए, हम उसको इलास्टिक को इलास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वापस आ जाता है, ना कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खिंचता है, राइट? वो तो चलो ये चीज नॉर्मल लाइफ में किसी को पता नहीं होती, बट टेक्निकली ये चीज है। होता क्या है, जो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं उसको इलास्टिक बॉडी बोला जाता है। अब स्टील जो है उसमें इतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं कि वो पहले तो डिफॉर्म ही बहुत मुश्किल से हो रही है, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगी वो। ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा वो उसमें कौन सी फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कि भाई उसको दबाएंगे तो पहले तो दिखता नहीं है मॉलिक्यूलर लेवल पे, अगर हो भी रहा है तो वो वापस रीगेन कर लेता है और हमें बिल्कुल भी नेग्लिजिबल चीजें, मतलब नेग्लिजिबल ही दिखता है, पता ही नहीं लगता कि वो डिफॉर्म हुआ भी है या नहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है, हम अगले टॉपिक में ये समझेंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे जज किया जाए इलास्टिक बॉडी को, कि इलास्टिक बॉडी क्या है। लॉजिकली समझा जाए तो लॉजिकली सिर्फ आपको ये देखना है, जो बॉडी सबसे ज्यादा अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में जिया ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन थी कि क्या स्टील डिफॉर्म नहीं होता ना? हाँ नहीं सर, ये तो मेरे को पता था कि स्टील डिफॉर्म होता है, कि अच्छा। जैसे कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, तो मतलब जो स्टील है, स्टील के मॉलिक्यूल्स में भी चेंज पड़ता है सिर्फ हैंड की फोर्स से। हाँ, अरे यार वही मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने कल का लेक्चर सुना था, रिकॉर्डिंग? यस सर, मैं पता है क्या पूछ रही हूँ, कल तो आपने ये बताया कल मैंने था कि क्या कोई बोला भी था, अगर जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितने ज्यादा फोर्स लगाएंगे, हाँ, तो थंब के स्टील कारण, उतना ज्यादा स्टील के जो मॉलिक्यूल होके, हाँ ठीक है, उतने ज्यादा डिफॉर्म होंगे। थंब
डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट फोर्स कि वो इतनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके, राइट? बट ऑब्वियसली डिफॉर्म तो हो डिफॉर्म ऑब्वियसली अगर देखो तुम स्टील की बॉल को दबाओगी तो पता नहीं वो उसको कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन तुम्हारे हमारे पापा अगर हाथ में उसको प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को पता लगेगा, हाँ किसी ने कुछ किया है ना? और अगर हम किसी बॉडी बिल्डर को दे दें तो फिर मॉलिक्यूल्स को टूट गई। तकलीफ होगी। सर हाँ जी, सर आपने कल कहा था कि स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो रबर से भी ज्यादा होती है, वो क्यों? हाँ वो मैं बताऊंगा ना, अगले टॉपिक पे आने दो जरा। फिजिक्स प्रैक्टिकल से हमेशा उल्टी क्यों चलती है सर? हमेशा शर्म नहीं आती तेरे को? कभी 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 ऑपोजिट, चलो मतलब कभी कभी हम ना प्रैक्टिकली जो मतलब पता है ना हमें इलास्टिक का, वो गलत है, इसलिए लग रहा है। हमारे दिमाग को बचपन से ये पता है, अरे यार ये खिंचती है ना चीज तो मतलब ये इलास्टिक है, ऐसा ही है ना, ये खिंचती है यस सर। ना? किसी को ये पता था पढ़ने से पहले, किसी ने अगर पहले पढ़ रखा है वो ठीक है, अदरवाइज इलास्टिक बॉडी जो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले, है ना, ये नहीं ना पता होता हमें कि उसको इलास्टिक बोलते हैं। नहीं, हमें तो ये पता है अरे ये तो फ्लेक्सिबल है, ये इलास्टिक है, उसी को बोलते हैं ना इलास्टिक, यस सर। है ना? तो वो एक्चुअली Yes, वो नहीं sir. होता, उसको इलास्टिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वापस अपनी शेप रीगेन कर लेता है, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक, कॉल्ड इलास्टिक। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई सही बात है तुषिता, छोटे बच्चों को इलास्टिक की डेफिनेशन बतानी चाहिए घर में ना, मतलब बतानी चाहिए, तुम लोग अपने बच्चों को पहले ही बता देना। तो उन्होंने कहना है क्या हमें पागल बना रहे हो, छोड़ो। ठीक है, हमारे बच्चे सर कहाँ पहुंच गए सर, सर? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, आप कहाँ पहुंच गए? ज्यादा जल्दी हो गया नहीं? सही सर बात है, बहुत ही ज्यादा। बहुत जल्दी हो गया। अभी तो डॉक्टर बनना है, फिर शादी अभी होगी। घर वाले और आप मेरी बच्चों उम्र को नहीं कैसे पता पहुंच मेरे जाते हो? बहुत है एमबीबीएस या फिर एमडी, अभी तो बहुत है। सही बात है, जिंदगी अभी तो। नहीं, उससे पहले शादी हो जाएगी। अपने हम इस टॉपिक से क्यों अरे भटक गए? बस करो यार, इस क्या टॉपिक छेड़ रहे हो? हाँ सही बात है, क्या क्या है यार तुम लोग। सर आपने सर आप ही ने शुरू मैंने किया शुरू ये। किया था, आप ही ने कहा है। मैंने क्या करा है, लिखो चलो। सर तुषिता ने मतलब इधर क्या लिखा है यार, ये ऊपर क्यों चला जाता है? नो बॉडी इज प्रैक्टिकली, नो बॉडी इज perfectly elastic. बट एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल, मतलब बहुत ज्यादा परफेक्टली इलास्टिक के जो क्लोज है दैट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। क्वार्ट्ज इज वेरी क्लोज एग्जाम्पल। ऐसे ही परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, the body which does not regain its original configuration even slightly, बिल्कुल भी नहीं करती, when deforming। सर हाँ जी, सर इसमें क्ले की एग्जांपल आ जाएगी ना? यस बिल्कुल आ जाएगी। ओके सर। क्ले स्लाइटली भी नहीं, मतलब वो नहीं होती डिफॉर्म। सर वैक्स, पैराफिन वैक्स जमी हुई जो होती है। हाँ राइट। क्ले स्लाइटली तो होती है अगर हम क्ले को प्रेस करें। वेट क्ले जो है वो- उसको गीला कर लो,
वेट क्ले, छोड़ो सर, क्यों हम क्या? क्ले खराब करें? क्ले खराब करना। अरे नहीं नहीं, पता है क्ले सूख जाती है तो उसमें पानी डाल के ठीक हो जाता है, या तेल वेल डाल के ना ठीक हो जाती अच्छा, है। हाँ हाँ, मैंने अपनी गुड़िया की और क्ले आएगी कहाँ से? बाजार से। जा कौन रहा है बाजार? लेकिन तुम कोरोना लोगों में। की उम्र निकल गई अब क्ले से खेलने की। प्रैक्टिकली नो बॉडी इज, सर आपने इवन स्लाइली लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? इवन स्लाइली। Slightly. ओ यार, टी डाल लो खुद ही। स्लाइड पहले आएगा ना टी। हाँ जी सर। Yes. नो बॉडी इज परफेक्टली प्लास्टिक। Wet clay and कुशल बाद में करते हैं डिस्कस इसको। मुस्कान, गैसेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ सॉलिड्स की बात हो रही है। वंशिका अच्छा, वंशिका ने एक राज बताया अर्शिया तुम्हारा। समझ गई मैं, बस सर आपको पता लग गया ना राज। पैराफिन वैक्स are very close to perfectly plastic. तो पैराफिन वैक्स कैसे? वही जो वैक्स होती है ना, वैक्स तो को दबा देंगे वापस नहीं ना आती। सर जमी हुई वैक्स। पैराफिन वैक्स इज बिट, वो ना, वो नेचर क्या बोलते हैं उसको, पल्प टाइप जैसे होता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर ओके उस फॉर्म में ओके। वैक्स को अगर जमी भी होगी इनफैक्ट, तो हाँ वैसलीन टाइप्स, ठीक है। तो हाँ सर वैसलीन ठीक तो है। थोड़ा ज्यादा हो जाती है एक्चुअली ना, वो लिक्विड फॉर्म में। हाँ सर ठीक है। ओके, तो ये तो था बेसिक ऑफ क्या, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, Plasticity in plastic. राइट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें आगे। No.